नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। शीर्षक है वासना की परछाई, अधूरी मुक्ति। ये कहानी हमें सीधे ले जाती है किशोरावस्था के मन में। इच्छाएं, कुछ अलौकिक अनुभव, वो सब। हमारे पास जो कहानी के अंश हैं वो अर्जुन नाम के एक लड़के के बारे में है, 16 साल का, और उसके दोस्त समीर और रोहन। हॉस्टल का माहौल है और हम देखेंगे कि कैसे उनकी एक आम सी जिज्ञासा उन्हें खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। तो आज का मकसद यही है, पात्रों को समझना, उनकी चुनौतियां और कहानी के गहरे मतलब क्या हैं। कैसे जिज्ञासा और जिसे कहानी वासना कह रही है वो उन्हें कहाँ खींच ले जाती है। चलिए देखते हैं इसे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी टाइप नहीं है। ये सीधे सीधे टीनेज साइकोलॉजी को छूती है। वो जो तीव्र भावनाएं होती है ना उस उम्र में, कहानी में उसे वासना या तीव्र इच्छा कहा है। तो ये सब भूत की कहानी नहीं, मन के अंदर का संघर्ष भी है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है अर्जुन, समीर, रोहन से। स्कूल, हॉस्टल, पढ़ाई से ध्यान हट रहा है, लड़कियों में दिलचस्पी। ये तो खैर उस उम्र में होता ही है ना? हाँ, ये तो सामान्य सी बात लगती है शुरुआत में। लेकिन कहानी बताती है कि उनका ध्यान थोड़ा ज्यादा ही भटक रहा है। उनकी बातचीत बदल रही है, वो छिपकर कुछ देख रहे हैं, शायद एडल्ट वीडियोस वगैरह, और रात में लड़कियों के हॉस्टल की तरफ ताक झांक। ये सिर्फ जिज्ञासा से कुछ ज्यादा लगता है, एक बेचैनी सी। हाँ, यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक एंगल आता है। ये सिर्फ हार्मोनल चीज नहीं है, शायद कोई खालीपन है, कोई तलाश है जिसे वो बाहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो रात आती है, मेन पॉइंट। हल्की बारिश हो रही है, हॉस्टल की खिड़की से झांक रहे हैं ये लोग, और अचानक वो लड़की दिखती है, लाल सलवार सूट में, भीगे बाल और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। माहौल एकदम बदल जाता है, टेंशन वाला। और सबसे अजीब बात तो तब होती है जब वो लड़की डांटने के बजाय खिड़की खोल देती है और कहती है, देखना चाहते हो ना, देखो, मैं मना नहीं करूंगी। ये तो बहुत ही अजीब है। ये तो एक तरह का खुला न्योता हुआ। बिल्कुल, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये सीधा उनकी दबी हुई इच्छाओं को एड्रेस कर रहा है। ये बाहरी प्रलोभन है जो उनके किशोर मन की अधूरी इच्छाओं को न सिर्फ खींच रहा है बल्कि उकसा रहा है। और वो रहस्यमयी मुस्कान, वो आंखों का सम्मोहन, कहानी कहती है ना, वो इसे और गहरा बनाते हैं। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, उनकी वासना का ही रूप लग रही है। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो वाकई चिंता की बात है। लड़कों में बदलाव आने लगते हैं। समीर नींद में बातें कर रहा है, बालकनी में किसी से जो है ही नहीं उससे बात करता पाया जाता है। हाँ, और रोहन वो अकेले कमरे में हंसता है, बहस करता है। ये बचपना तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और अर्जुन को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें और चाहिए, बहुत ज्यादा। ये फुसफुसाहट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ये वाकई बाहर से आ रही है या ये उनके अपने ही मन की दबी हुई इच्छाएं हैं जो बाहर निकल रही हैं? वो जो रहस्यमयी लड़की है या आत्मा कहें, वो शायद सिर्फ एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक जो उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को बाहर ला रही है। उनका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। मामला और सीरियस तब होता है जब अर्जुन हिम्मत करके पूछता है उससे, तुम कौन हो? और जवाब क्या मिलता है? नाम का क्या है? मैं तो बस तुम्हारी चाहत हूँ, तुम्हारी भूख हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। बिल्कुल, ये सीधा कन्फ्रंटेशन है। अब वो कोई बाहरी अजनबी नहीं रही, वो उनके अंदर की ही एक बिगड़ी हुई परछाई बन गई है। और भूख शब्द का इस्तेमाल, ये सिर्फ फिजिकल डिजायर की बात नहीं है, ये किसी भी अतृप्त बेकाबू चाहत का सिंबल है। और फिर आता है बड़ा खुलासा। पता चलता है कि वो लड़की असल में एक आत्मा है। इसी हॉस्टल में मरी थी, कुंवारी, इच्छाएं अधूरी रह गई थी। हाँ, और अब वो जवान लड़कों को फंसाकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती है। यहाँ कहानी वो पारंपरिक फोकलोर वाला पुट लेती है, भूत प्रेत की कहानियों वाला। अतृप्त आत्मा का भटकना, खासकर अधूरी इच्छाओं की वजह से, ये बहुत कॉमन थीम है ऐसी कहानियों में। ये वासना या तीव्र इच्छा के अतृप्त रह जाने के खतरनाक नतीजों का प्रतीक है। ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं, कोई भी गहरी अनसुलझी चाहत हो सकती है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और इसका असर लड़कों पर दिखता है, भयानक वाला। कहानी बताती है उनके शरीर पर खरोंचें मिलती हैं, कभी कभी खून के निशान भी। आंखें लाल रहने लगती हैं, घंटों गायब रहते हैं। हाँ, तो अब ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं रहा, जान पर बना ही है।
ये फिजिकल लक्षण दिखाते हैं कि वो असर अब सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल लेवल पर भी आ गया है। ये नियंत्रण खोने का एक्सट्रीम पॉइंट है, जहां बाहरी शक्ति या उनकी अपनी अनकंट्रोल्ड इच्छा उनके शरीर पर हावी हो रही है। ऐसे में अर्जुन की बड़ी बहन संध्या सामने आती है। वो इन बदलावों को सिर्फ लड़कों की बिगड़ती आदतें कहकर टालती नहीं है। वो समझ जाती है कि मामला गंभीर है, कुछ और है, ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। एक जिम्मेदार बड़ी बहन का रोल। हाँ, और वो मदद के लिए गांव से एक तांत्रिक को बुलाती है। अब सीन बिल्कुल बदल जाता है। कमरे में अंधेरा, फर्श पर लाल सिंदूर के घेरे, शक्ति और शुद्धता का प्रतीक मानते हैं ना ऐसे। हाँ, और नींबू नेगेटिव एनर्जी सोखने के लिए, काले धागे सुरक्षा के लिए, ये सब एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाने जैसा है। और फिर वो हड्डियों से बनी धूप वो माहौल को और इंटेंस बना देती है। हाँ, वो थोड़ा आदिम सा फील देता है। और फिर ढोल की धीमी थाप और तांत्रिक का मंत्रोच्चार। क्या था मंत्र? ओम क्लीम कालिका मोहिनी माया बंद करो वासना नशा। साफ है कि वो वासना के असर को बांधने या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक भारतीय तंत्र मंत्र झाड़ फूक का चित्रण है, जो अक्सर ऐसी नेगेटिव शक्तियों से निपटने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और फिर टकराव बोला है, आत्मा प्रकट होती है, लाल आंखें, बिगड़ा हुआ चेहरा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लड़के लड़की उसे बचाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं वो? नहीं, इसे मत भगाओ, ये हमारी दोस्त है, हमें चाहती है। सोचिए जरा, वो किस हद तक उसके वश में है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि वो आत्मा अब उनके लिए बाहरी खतरा नहीं, बल्कि एक तरह का एडिक्शन बन चुकी है, एक मोह। वो सच और उस मोह के बीच का फर्क भूल चुके हैं। ये किसी भी नशे की लत जैसा ही है, जहां विक्टिम अक्सर नशे को बचाने लगता है। और यहीं पर संध्या का साहस दिखता है। वो अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती है, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, मैं तुझे इससे छुड़ाकर रहूंगी। ये सिर्फ बहन का प्यार नहीं है, ये इंसानी रिश्तों की ताकत है जो ऐसी नेगेटिव शक्तियों के सामने ढाल बन सकती है। बिल्कुल, ये फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल सिक्योरिटी की पावर है। कहानी शायद ये भी कह रही है कि इस तरह के अंधेरे से लड़ने के लिए सिर्फ बाहरी उपाय जैसे तांत्रिक काफी नहीं होते। अंदरूनी हिम्मत, भावनात्मक सहारा, इनकी भी जरूरत होती है। फिर कहानी में वो संघर्ष चलता है, मंत्रों की गूंज, ढोल की आवाज, धुआं, आत्मा की चीखें, और आखिरकार तांत्रिक आत्मा को बांधने में कामयाब हो जाता है। तीनों लड़के बेहोश होकर गिर जाते हैं। लगता है चलो सब ठीक हो गया। हाँ, एक पल को लगता है कि क्राइसिस खत्म, बुराई हार गई। लेकिन यहीं पर कहानी अपना असली खेल खेलती है। तांत्रिक की चेतावनी, जो कहानी के टाइटल अधूरी मुक्ति को सही साबित करती है। तो क्या कहता है वो तांत्रिक? वो जाते जाते कहता है, वासना कभी मरती नहीं, ये परछाई बनी रहती है। जहां लालच होगा वहां ये आत्मा लौट आएगी। ये शब्द, ये तो पूरी जीत पर सवाल उठा देते हैं। यही कहानी का सेंट्रल आइडिया है। मुक्ति शायद बाहरी तौर पर हुई है, लेकिन तांत्रिक खुद कह रहा है कि अंदर की वासना, वो तीव्र इच्छा, उसकी परछाई हमेशा रहती है। यह आत्मा सिर्फ एक बाहरी भूत नहीं है, ये शायद फ्रॉइड के इड जैसा कुछ है, किशोर मन की वो अनकंट्रोल्ड आदिम इच्छा शक्ति जिसे समाज दबाता है। आत्मा ने तो बस उसे सतह पर लाकर एक चेहरा दे दिया था। और तांत्रिक का लालच शब्द इस्तेमाल करना वो भी जरूरी है। ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर तक सीमित नहीं है, ये किसी भी तरह की अनियंत्रित चाहत, लोभ, उससे जुड़ता है। तो क्या ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती? शायद कहानी यही कह रही है। ये एक लगातार चलने वाला अंदरूनी संघर्ष है। बाहरी भूत को बांधा जा सकता है, पर अंदर की परछाई या लालच से लड़ाई, वो शायद जिंदगी भर चलती है। और कहानी का अंत, वो तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। उसी रात अर्जुन आईने में देखता है तो कहानी कहती है उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखती है और आईने के पीछे उसे वही लड़की मुस्कुराती हुई दिखती है। हाँ, यहाँ तक तो शायद एक्सपेक्टेड था कि शायद पूरी तरह गई नहीं, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अर्जुन भी हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है। क्या सोचता है? तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा। ये मुस्कान क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये मुस्कान ही सब कुछ उलझा देती है। क्या ये हार मान लेना है, या उस अनुभव से मिले किसी अजीब से सुख को स्वीकार करना, या ये समझना कि वो परछाई अब उसका हिस्सा बन चुकी है? बिल्कुल, ये अंत अधूरी मुक्ति वाले टाइटल को एकदम सही ठहराता है। आत्मा शायद बंधी है,
पर उसकी परछाई, उसका असर वो अर्जुन के मन में रह गया है स्थायी तौर पर। अर्जुन की मुस्कान एक खतरनाक समझौते जैसी लगती है। उसने उस डार्क साइड को नकारा नहीं, शायद अपना लिया है। कहानी एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है हमें। तो अगर हम कहानी के मूल संदेश को देखें तो ये साफ तौर पर चेतावनी है। अनियंत्रित वासना और लालच विनाश की तरफ ले जाते हैं। हाँ, चेतावनी तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। ये कहानी युवा मन कितना संवेदनशील होता है, बाहरी असर कितनी जल्दी पड़ता है और अतिरिक्त इच्छाएं कितना खतरनाक रूप ले सकती हैं, ये सब भी दिखाती है। और अधूरी मुक्ति का आइडिया ये भी कहता है कि अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज से लड़ना वो एक बार का काम नहीं है, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ टीनेज की कहानी नहीं, शायद ह्यूमन कंडीशन का ही एक रूपक है। तो वासना की परछाई सिर्फ डराती नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है। किशोरावस्था की उलझनों पर, इच्छाओं के खतरनाक आकर्षण पर और हमारे अंदर जो लगातार संघर्ष चलता रहता है उस पर। यह दिखाती है कि कैसे जिज्ञासा गलत राह पर जा सकती है और कैसे जो शक्तियां बाहर दिखती हैं वो असल में हमारे अंदर ही कहीं दबी हो सकती हैं। वाकई पूरी तरह बाहरी थी या वो हमेशा से अर्जुन और उसके दोस्तों के अंदर ही थी, जिसे बस उस लड़की वाले उत्प्रेरक ने उजागर कर दिया? क्या तांत्रिक ने आत्मा को बांधा या सिर्फ उन लड़कों की इच्छाओं को कुछ समय के लिए दबा दिया? ये सवाल वाकई गहरा है कि हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी लालसाएं कब तक सिर्फ हमारी रहती हैं और कब वो हम पे हावी होकर हमें कंट्रोल करने लगती हैं। क्या हम अपनी इच्छाओं के मालिक हैं या वो हमारी मालिक बन जाती हैं? इस पर सोचने के लिए ये कहानी एक बहुत ही उत्तेजक बिंदु छोड़ जाती है।